हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम हमारा चैप्टर 23 करेंगे। चैप्टर 23 है भूख। भूख चैप्टर के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1983 ईस्वी में हुई। अब हम इनके जीवन के बारे में जानते हैं कि नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। आर्थिक अभाव मतलब जो कि उनके घर की जो समस्याएं होगी उनके कारण उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मतलब जूझते हुए उनका सामना करते हुए उन्होंने एमए किया। स्कूल में शिक्षक क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। स्कूल में शिक्षक की, क्लर्क की और आकाशवाणी की उन्होंने नौकरी की। बाद में दिनमान के उपसंपादक रहे। इन कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआना नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनमें प्रमुख काव्य संग्रह है। जो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जो है गर्म हवाएं, कुआनो नदी, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कह कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। बतूता का जूता इब्न बतूता एक स्टोरी है, एक कविता है जो कि सेकंड क्लास में आती है। तो यहाँ पर बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है कि इनकी इस तरह की कविताओं का बहुत सारा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत जो हमारी कविता है इसमें कवि ने सौंदर्य को व्यक्तित्व रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। कहने का मतलब है कि हमारा जो भूख चैप्टर है कि भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वाभाविक क्रिया होती है। भूख के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से अथक प्रयास करता है। अगर उसको भूख लगी है तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए जो भी उसको प्रयास करना है वो करने को तैयार हो जाता है। तो इस कविता में कवि ने भूख से संघर्ष की प्रेरणा दी है कि संघर्ष कर कर मनुष्य किस प्रकार अपनी भूख को मिटाता है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत कविता है वो संघर्ष पर आधारित है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पहली जो हमारी पंक्तियाँ है वो है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। जो कवि है हमारे वो कह रहे हैं कि भूख की मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। और जब भी कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए मतलब अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता है तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ है कि बिना संघर्ष के किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए प्राणी को संघर्ष करता रहना चाहिए। फिर हमारी जो दूसरी पंक्तियाँ है वो है, झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। यहाँ पर जो कवि है वो इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं कि जो बाज पक्षी है जब वो अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से झपट्टा मारता है, उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है तो वो देखने लायक होता है, मतलब क्योंकि वो अपना संघर्ष कर रहा होता है। उसी प्रकार जो सांप है वो वार करने के लिए फन को उठाकर आक्रमण करता है तो वो भी सुंदर दिखता है। उसी प्रकार जो बकरी होती है वो अपने नन्हे से पैरों पर खड़ी होकर कांटों के बीच में अपनी भूख मिटाने के लिए उन पत्तियों को खाने जाती है तो वो भी सुंदर दिखती है। अर्थात कहने का पूरा मूल अर्थ यही है कि जो कवि है वो इन उदाहरणों द्वारा समझाना चाहते हैं कि जो ये सब संघर्ष कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। तो इस तरह अपनी भूख मिटाने के लिए जो भी संघर्ष करता है वो सुंदर दिखने लगता है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता।
या इन सब की जगह आदमी होता, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता सुंदर दिखने लगता। यहाँ पर जो लेखक है इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चीता दबे पाँव मतलब छुप छुप कर जाता है कि किसी को आवाज़ ना आए, चुपके चुपके, तो एकदम सावधानी पूर्वक वो जब पैर रखता है, क्योंकि उसको अपनी जो शिकार दिखाई देता है और वो सोचता है कि इसे पता ना चले, तब वो सुंदर दिखाई देता है। वैसे ही जो तोता होता है तो डाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है, पर जब वो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वो डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने का खतरा मोल लेता है। तब वो अपनी भूख मिटाने के लिए उल्टा होने का संघर्ष करता है, तो वो अच्छा दिखाई लेने लगता है। या फिर कवि कहते हैं कि या फिर आप ये सब कह दो, इन सब उदाहरणों के अलावा जब सबकी जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। तो जो हमारी पूरी कविता है इसमें लेखक ने यही कहा है कि जब भी कोई मनुष्य संघर्ष करता है तो अच्छा लगता है, सुंदर दिखने लगता है। जैसे ही झपट जो बाज है वो अपने शिकार के लिए झपटता है, क्योंकि उसको अपनी भूख मिटानी होती है, तो वो सुंदर दिखने लगता है। सांप अपना फन उठाकर जब खड़ा होता है तो वो सुंदर दिखने लगता है। जो बकरी होती है वो नन्हे नन्हे पैरों से झाड़ियों में जाती है, कांटों के बीच की जो पत्तियां होती हैं उनको खाने के लिए, तो वो भी अच्छी लगती है, मतलब क्योंकि वो सब संघर्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार जो चीता है वो अपने पैरों से दबे दबे पाँव से जाता है शिकार के लिए, तो वो भी सुंदर दिखता है। उसी प्रकार जो तोता है वो पेड़ पर फल खाने के लिए उल्टा लटकता है, तो वो भी सुंदर दिखता है। या फिर इन सब की जगह आप ये कह दो कि जो मनुष्य है वो जब भी कोई संघर्ष करता है अपनी भूख मिटाने के लिए तो वो अलग अलग प्रकार के संघर्ष करता है, क्योंकि एक मनुष्य कितने हैं तो कितने प्रकार के सभी अलग अलग संघर्ष करते हैं, तो वो सब सुंदर दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए कि अब हमारा जो पहला प्रश्न है कि कवि ने प्राणियों में सौंदर्य कब देखा है, तो इसका पहले का आंसर है कि कवि ने प्राणियों में सौंदर्य उस समय देखा जब आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कवि के अनुसार बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती है, तो इसका आंसर है कि कवि के अनुसार बकरी में सौंदर्य उस समय प्रकट होता है जब वो अपने दो पैरों से कांटों के बीच में जाकर नन्ही नन्ही पत्तियों को खाती है। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि कवि ने भूख की दशा को क्यों सुंदर कहा है, तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में लड़ने मतलब संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता है एवं भूख से संघर्ष करते समय प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसीलिए कवि ने भूख की दशा सुंदर कही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर और ये चैप्टर हमारा हो गया है। अब आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।